हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्मार्ट क्लासेस में। जैसे कि हम लोग सीटेट सेकंड पेपर के लिए एनसीईआरटी की एसएसटी कंप्लीट कर रहे हैं। 10 बजे आपकी हिस्ट्री की क्लास हो चुकी है और रोज़ 12 बजे आपकी पॉलिटी की क्लास होती है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर 8 कंप्लीट करेंगे, शहरी क्षेत्र में आजीविका। इससे पहले वाला चैप्टर था ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के क्या क्या साधन होते हैं। सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, समझ में आ गया होगा। आज यहाँ पर हम देखेंगे कि शहरी क्षेत्र में आजीविका के क्या साधन होते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। आज का देखिए टॉपिक है अध्याय 8 शहरी क्षेत्र में आजीविका। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के क्या क्या साधन होते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको इसके पहले वाले अध्याय में क्लियर कर दी थी। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे शहरी क्षेत्र में आजीविका के क्या क्या साधन होते हैं, कैसे लोग अपनी आजीविका का पालन करते हैं। अलग अलग तरह के लोगों की अलग अलग आजीविकाएँ होती हैं, तो यहाँ पर आप यही सब देखेंगे। जो जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताते चलूँगी। भारत में देखिए, अगर गांव की बात करें तो 5,000 से ज़्यादा, शहर की बात करें तो 5,000 से ज़्यादा शहर हैं और 27 महानगर है। महानगर जो बड़े बड़े होते हैं, जैसे आपका चेन्नई हो गया, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ये हो जाते हैं महानगर। प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में ज़िंदगी कभी रुकती नहीं। चलिए एक शहर में जाकर देखें कि वहाँ लोग क्या काम करते हैं, क्या वे नौकरी करते हैं या अपने रोजगार में लगे हैं, वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं, क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं। तो देखिए यही सब चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ेंगे। महानगर जो बहुत बड़े बड़े नगर होते हैं, जहाँ पर आबादी 10 लाख से ज़्यादा होती है, वो आपके महानगर हो जाते हैं। और जो छोटे नगर होते हैं वो नगरों की श्रेणी में आते हैं, शहरों की श्रेणी में। देखिए चित्र के माध्यम से बहुत ही अच्छा यहाँ पर दिखाया गया है। लोग हैं, सबके अलग अलग काम है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक कहानी दी हुई है, इसमें इंपॉर्टेंट कुछ खास नहीं है, मैं आपको बड़ा बड़ा बता देती हूँ कि एक व्यक्ति है जो किसी शहर जाता है। जैसे अभी यहाँ पर बताया गया कि चलिए एक शहर चलते हैं, वहाँ का विवरण लेते हैं कैसे क्या वहाँ पर होता है। तो वही चीज़ है कि एक व्यक्ति है वो अपने शहर मतलब मौसेरी बहन के यहाँ जाता है। बहुत बार नहीं गया, कुछ ही बार गया है। वहाँ के बारे में उसने वर्णन किया कि कुछ लोग रोड के किनारे ठेला लगा रहे हैं, नाई है वो भी रोड के किनारे अपना काम कर रहा है। जैसे ये देखिए यहाँ पर लेटा हुआ एक व्यक्ति दिखाया गया है, रिक्शा चलाते हुए। ऐसे ही जो जो लोग उसे दिखे शहर के बारे में, उसने यहाँ पर वही वर्णन किया है। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों से ठसाठस भरे हुए थे। जो भी उसने रास्ते पे देखा वही सब उसने वर्णन किया। सब्जी बिक रही थी, चिमटी और बालों की पिन, ये सब बिक रही थी रास्ते में। तो देखिए शहरों में जो होता है, साइड रोड के किनारे किनारे लगाए रहते हैं, वही ये सब यहाँ पर वर्णन है। इसमें कुछ खास नहीं है। इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पर है, अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़क पर काम कर रहे थे। तो शहर प्रेम में देखिए जो लोग काम करते हैं, तो उसमें से 12% लोग किस में काम करते हैं, जो रोड पर लगे हुए होते हैं, किनारे में कोई ठेला लगाता है, कोई ज़मीन पे रखे रहता है दुकान। तो 12% लोग शहरों में काम कर रहे थे। कहाँ पर? अहमदाबाद शहर में ये पाया गया, तो याद रखिएगा। आगे देखिए इसी में दिया हुआ है, हमारे शहर के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए रुकावट की तरह देखा जाता था, लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के आधार के रूप में देखा जा रहा है। तो देखिए अभी कुछ ही समय ऐसा हुआ था कि जो रास्ते पर लोग लगाए रहते हैं ठेला, रास्ते में बैठे रहते हैं वैसे कुछ बिछा उछा के, तो उनको गलत कहा जा रहा था कि मतलब इससे गाड़ियों को दिक्कत होती है, उनको हटाया जा रहा था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, उनकी आजीविका का साधन है, वो क्या करेंगे वो बेचारे। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो जाएगा। ऐसा सुझाव है कि शहरों के कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिए जाएं। यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो और वे लोग उन समितियों में रखे जाएं जो इन मुद्दों पर निर्णय लेती है। तो देखिए अगर उनको रोड से हटा दिया जाएगा तो अब इतने बड़े लोग तो होते नहीं हैं कि अपनी खुद की जगह खरीद सकें। इसीलिए सरकार को ऐसा करना चाहिए कि उनके लिए कोई जगह निर्धारित कर देनी चाहिए ताकि उन लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि देखिए वो उन लोगों का आजीविका कमाने का साधन है। अगर वो रहेगा ही नहीं तो बेचारे करेंगे क्या। आगे देखिए इस चैप्टर में पूरी कहानी ही है। बड़ी दुकान में कुछ लोगों की बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, जैसे हरप्रीत। मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। इतवार और त्योहारों के समय मैं और मेरी माँ उनकी मदद करते थे। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू किया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं यह शोरूम चलाते हैं। वंदना की बात की जाए तो देखिए उसकी पत्नी है। हमने कुछ साल पहले यह शोरूम खोला। मैं एक ड्रेस डिजाइनर हूँ। मैंने तरह तरह के फैशन कपड़े बनाने की पढ़ाई की, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिलाई यानी रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज़्यादा
ज़्यादा रहता है कि इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजा कर रखा जाए। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग सबके काम होते हैं। साथ ही में हर शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। ज़्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से आता है। तो देखिए कपड़ों का माल की बात की जा रही है, ज़्यादातर कहाँ से आता है? मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहरों जैसे गुड़गांव और नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मंगवाते हैं। इस शोरूम को सही से चलाने के लिए हमें कई चीज़ें करनी पड़ती हैं। हम विभिन्न अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलीविज़न व रेडियो चैनल पर विज्ञापन देते हैं। अभी तो शोरूम किराए पर है, पर हम इसे जल्द ही खरीद लेंगे। जब से यह बाजार आसपास के रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाजार बन गया है, तब से हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया है। हमने एक कार खरीद ली है और पास की सोसाइटी में फ्लैट भी ले लिया है। तो यहाँ पर देखिए सबके अलग अलग काम होते हैं। जैसे यहाँ पर हरप्रीत और वंदना की बड़ी दुकान है, ऐसे ही अलग अलग लोगों के, कोई फैक्ट्री में काम करता है, किसी के पास सरकारी नौकरी है, कोई रास्ते पर ठेला लगाता है, तो कोई सब्जी बेचता है। ऐसे ही शहरों में भी देखिए सबके अलग अलग काम होते हैं। गांव की बात करें तो गांव में मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। कृषि ही उनकी आजीविका का साधन होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं, ये लोग बैठे हुए हैं। इनके बारे में देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि मेरी बहन ने समझाया ये लेबर चौक कहलाता है। क्या लेबर चौक कहलाता है? यहाँ पर कुछ लोग हैं, समूह में बाड़ों में बैठे हुए हैं, कुछ खड़े भी हुए हैं। इन्हें देखकर लग रहा है कि शायद किसी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग स्कूटर पर सवार उनसे बात कर रहे थे और रेट को लेकर मोल तोल कर रहे थे। रेट मतलब कितना रुपया आप लेंगे, इसका लेकर मोल तोल कर रहे थे। तभी उसकी जो बहन है उसने उसे समझाया, मतलब एक जो व्यक्ति है जो वहाँ पर घूमने गया है, उसने उसे समझाया कि इसको लेबर चौक कहते हैं। मतलब जहाँ पर मजदूरों की भीड़ इकट्ठे रहती है, जहाँ से मजदूर मिलते हैं, उसको क्या कहा जाता है? लेबर चौक कहा जाता है। यहाँ पर देखिए यही इंपॉर्टेंट है। ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री हैं। दिहाड़ी पर मतलब रोज उनको पैसे दीजिए और रोज ये काम करेंगे। जितने दिन का पैसा देंगे उतने दिन ये काम करेंगे। कुछ जहाँ भवन बन रहे हैं होते हैं वहाँ मजदूरी करते हैं। कुछ बोझड़ होते हैं और ट्रकों के सामान उतारते हैं। तो शहरों में देखिए ये भी काम होता है। कुछ लोग दिहाड़ी का मजदूरों का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। ये भी एक तरह का आजीविका का साधन ही है। लेबर चौक पर दिहाड़ी मजदूर अपने औजारों के साथ बैठकर लोगों का इंतजार करते हैं। लोग उन्हें काम करवाने के लिए वहीं से ले जाते हैं। तो देखिए इनकी भी जगह निर्धारित होती है कि इस जगह पर ये जो मजदूर हैं मिलेंगे, तो लोग वहीं उसी जगह पर जाते हैं और वहाँ मजदूर इकट्ठे रहते हैं। जिसे भी जो ठीक लगे उसी को ले जाते हैं, मतलब उसी से काम करवाते हैं। आगे देखिए यहाँ पर निर्मला नाम की एक लड़की की कहानी बताई गई है। कपड़े सिलती हैं, ये कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वहाँ पर लोग काम करते हैं, कपड़े सिलते हैं। साथ ही में देखिए अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड जैसे देशों के लिए ये लोग गर्मी के कपड़े सिलती हैं। ऐसे ही अलग अलग काम, कुछ नहीं है देखिए इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही है कि सबके अलग अलग काम होते हैं। छुट्टियों की बात की जाए तो इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टी मिलती है। उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। वार्षिक छुट्टी में भी कि वर्ष में आपको इतनी छुट्टियां मिलेंगी, उसको आप चाहे जब काट लीजिए। परिवार के लिए चिकित्सा और सुविधाएं, कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उसके परिवारजनों के इलाज का खर्चा उठाती है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी मिलती है। शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहाँ उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं। उनका काम भी तय होता है, उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो उन्हें अनियमित रूप से काम करने और मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता है। तो देखिए ये भी होते हैं, कुछ फैक्ट्रियां होती हैं जहाँ पर जो लोग काफ़ी समय, लंबे समय तक कार्य करते रहते हैं, तो वो उनको वहाँ पर एक नियमित तनख्वाह मिलने लगती है, मतलब हर महीने के अंत में। साथ ही में वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि आपको अगर काम कम है तो आपको निकाल दिया जाए, ऐसा नहीं होता। मतलब आप अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर करते ही रहेंगे। यहाँ पर देखिए एक नया काम स्टार्ट हुआ है। महानगरों में कॉल सेंटरों में काम करना रोजगार का एक नया क्षेत्र है। याद रखिएगा, उपभोक्ता टीवी, फ्रिज जैसे सामानों को खरीदते हैं, बैंक और फोन जैसी सेवाओं का उपयोग करते हैं। कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर है जहां एक ही जगह में उपभोक्ताओं की समस्याओं और उनसे जुड़े सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है। तो देखिए कॉल सेंटर अभी कुछ ही टाइम से चले हैं, क्योंकि अब ज़्यादा ये टीवी, फ्रिज पहले ज़्यादा लोगों के पास कहाँ ही रहता था, लेकिन अब इधर हर घर में देखने को मिलेगा। तो ये कॉल सेंटर चल गए हैं, जिससे लोगों की अगर कोई दिक्कत हो इनसे जुड़ी तो वो लोग कॉल सेंटर में कॉल करेंगे। हर चीज़ में देखिए एक नंबर रहता है, हेल्पलाइन नंबर, उसमें आप कॉल करिए तो यही कॉल सेंटर होते हैं। वहाँ पर कॉल करके आप उनसे सारी जानकारी ले सकते हैं, जो भी दिक्कत हो बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कॉल सेंटर प्रायः हालनुमा कमरों में चलाए जाते हैं। उनसे अलग अलग खाने बने रहते हैं। वहाँ कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन और स्पीकर लगे रहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये कॉल सेंटर दिखाया गया है। अलग अलग खाने हैं सबके, मतलब एक पूरा खाना टाइप में रहता है। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग हेडफोन, कंप्यूटर, सभी के पास यहाँ अलग अलग चीज़ें रहती हैं।
आखिरी दिन खत्म हुआ और हम मौसी की कार में थकी मांदी बैठ गईं। लेकिन आज बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह का काम करते हैं। वे कभी कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं हैं, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। तो देखिए, शहर के बारे में यहाँ पर जितना भी कुछ था मैंने आपको बता दिया। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन जानना तो चाहिए ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। साथ ही में जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।